सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे पंजाब सरकार महज कमालात ही कमालात। तख्ते लाहौर को तब्दीली रास क्यों ना आई? तरजीहात क्या, मुआशी बहाली या एहतसाब? अब के बार शहबाज शरीफ खानदान। नवाज शरीफ का इलाज कब शुरू होगा? हजारा बिरादरी वजीर आजम की मुंतजिर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अब पता चला में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब और मामूल के मुताबिक असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब प्रोग्राम का हिस्सा है, मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आज एक और दिन जो कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान रस्साकशी का दिन था वो तमाम हुआ। हमारा आखिरी शो था जुमे के रोज़, जिसके बाद वही सूरत हाल, मीडिया टॉक्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज। हमने ये देखा कि हुकूमती वज़ीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नैब की जानिब से शहबाज शरीफ फैमिली को नोटिस भेजा गया, जिसके बाद उस नोटिस की वापसी हुई और फिर बात जो ठहरी है वो भी सवालनामा दिया गया कि तहरीरी तौर पर सवालात के जवाब दिए जाएंगे। फिर हमजा शहबाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके जवाब में हुकूमत ने जवाब दिया, हुकूमती वज़रा का रद्द-ए-अमल सामने आया। 18वीं तरमीम खतरे में है, पीपल्स पार्टी की पुकार है, सदारती निज़ाम की भी साइड बाय साइड बहस की जा रही है। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी जानिब से कहा गया कि आर्टिकल 149 पर अमल दरामद किया जाए और TT की सिटी ने शहबाज शरीफ फैमिली की नींदें हराम की हुई हैं। ये सारा कुछ आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले जो मैं बात करूंगी वो पंजाब की बात करूंगी, बड़ा सूबा पाकिस्तान का, जहाँ की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ की गई है। 14 सेक्रेटरीज हैं जिनके तकर्रुर और तबादले किए गए हैं, IG तब्दील कर दिया गया है और 8 महीने में तीसरी बार ये पुलिस का सरबराह तब्दील हुआ है। इस पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, पहले आप मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद तज्जिया लेंगे, अंदर की खबरें जानेंगे बाबर साहब और असद साहब से। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में हुई बड़ी उखाड़ पिछाड़। सवाल उठने लगे हैं कि पंजाब में है किसका इक्तिदार, तब्दीली सरकार या तजुर्बाती किरदार? पंजाब के अवाम की हालत में तब्दीली तो आई नहीं, लेकिन वजीर आला उस्मान बुज़दार की जात में बड़ी तब्दीली आई है। नहीं, असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। ये झिझक और आएं बाएं शाएं ये सब थी माजी की अदाएं। अब तो उस्मान बुज़दार सवाल पूछने वालों पर करते हैं उल्टा वार, बल्कि अपनी वजारत आला की तकरार। क्यों आप कराना चाहते हैं क्या? अब आ रहे हैं दोबारा, वापिस खबरें आ रही हैं। कौन आ रहा है? चौहान साहब आ रहे हैं दोबारा, तो उस हवाले से बता दें क्योंकि उनकी भी वजारत करेंगे। वो भाई है हमारे, आ रहे हैं, वो बताएंगे आपको, जब आएंगे तो आपको बता देंगे। किसी के नोटिफिकेशन करने से चीफ मिनिस्टर का पावर खत्म नहीं होता। जैसे मैंने पहले भी कहा, वजीर आला ही होता है। सच ये है कि अवाम की हालत बदलने से ज्यादा तब्दीली सरकार की तवज्जो अफसरान की तब्दीली पर है। इसीलिए सोशल मीडिया पर तब्दीली की खूब क्लास हो रही है। तब्दीली की साबका हमनवा रेहाम खान कह रही हैं कि सोनामी की कहानी नाकामी से गुजर कर बदनामी की तरफ सफर कर रही है। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई है। जी जनाब, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा किया, ये पंजाब में बड़े पैमाने पर ये उखाड़ पछाड़ की गई है। 14 सेक्रेटरीज हैं, इनके तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। सबसे पहले जो मैं सवाल करना चाह रही हूँ असद खरल साहब, आपसे भी, बाबर साहब से भी, लेकिन पहले जवाब आप दे दीजिएगा। आज वज़ीर आला ने वाज़ेह तौर पर कहा है उस्मान बुज़दार साहब ने कि जो काम करेगा वो हमारे साथ रहेगा, जो काम नहीं करेगा उसको हटा दिया जाएगा। अब ये हुकूमत का इस्तेहकाक है वो इंतज़ामी मामलात को चलाने के लिए तब्दीलियाँ करे। आज जिस तरीके से उखाड़ पिछाड़ की गई है, या तो आप लोग असूली तौर पर इन तबादलों पर आप इख्तलाफ रखते हैं या फिर इसके तरीक़ाकार से आपको इख्तलाफ है। बहरहाल ये बात तो है कि हुकूमत का इस्तेहकाक है, ये इख्तियार है हुकूमत का कि वो जिस तरीके से चाहे तब्दीलियाँ करे हुकूमत को चलाने के लिए। आपका इस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है असद खरल साहब? सैरिश, आपने जो अभी CM साहब का जो बयान दिया है ना, मेरा ख्याल है सदी का सबसे बड़ा ये लतीफ़ा होगा, जो वो ये कह रहे हैं ना कि जो काम नहीं करेगा वो यहाँ पे नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो ये उनके ऊपर ही मज़दाक है कि फिर आप घर चले जाएँ, क्योंकि काम ना करने की सबसे बड़ी वजह तो जो कैप्टन है टीम का वो है। अब सैरिश, थोड़ा सा मैं बता दूं कि हमने फरवरी में
एक प्रोग्राम में एक टीज़र दिया था। दिसंबर के पहले हफ्ते में एक मुलाकात हुई थी फवाद हसन फवाद से, एक ताकतवर तरीन जो है ना ब्यूरोक्रेट, उसका नाम नहीं मिलेंगे, सबको समझ आएगी, जिनको रिटायरमेंट के बाद भी एक बड़ा रिवार्ड दिया गया। उनकी मीटिंग हुई थी दिसंबर के पहले हफ्ते में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और फरवरी में इसका टीज़र भी हमने दिया था। वहाँ पे एक लिस्ट प्रिपेयर हुई थी फवाद हसन फवाद ग्रुप की, और जिनकी मुलाकात हुई थी एक वीआईपी माहौल में 2 घंटे जारी रही थी, उसको एग्जीक्यूशन हुई है। अब एक तो चले ठीक है, हम भी बार बार कहते रहे कि अमजद जवेद सलीमी साहब के हवाले से हमने 3 प्रोग्राम किए। अभी जो मौजूदा जो कैप्टन आरिफ नवाज साहब हैं, केयर टेकर सेटअप के अंदर भी ये थे, और ये इंतहाई कम अज़ कम और कुछ नहीं तो दयानतदार और प्रोफेशनल एक पुलिस ऑफिसर है। इस के हवाले से इनकी दूसरी कोई राय किसी की नहीं हो सकती। बाबर डोगर साहब भी अपने हवाले से भी इस पर पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। एक तो उनकी जो तकर्री है खुश आइंद है। दूसरी बात, जो आपने पंजाब में जो 14 सेक्रेटरीज़ की बात की है, उस हवाले से 2 जो जिनको हमने तख्ता मशक बनाया हुआ था, एक डॉक्टर रहील अहमद सिद्दीकी साहब को हम कह रहे थे कि नया चीफ मिनिस्टर चलो है तो कम से कम उसके जो सेक्रेटरी है वही कोई तजर्बाकार लगा दिया जाते, जिन्होंने ये ठान रखी है कि 30 मार्च 2020 को मैंने रिटायर हो जाना है और मैं एक कागज़ पे साइन नहीं करना। ये उन्होंने एक अपने तौर पे करीबी सर्कल में बातें करते रहते हैं कि नैब का FIA का केस मैंने फेस नहीं करना। अब ये देखें कि उनको लगा दिया सेक्रेटरी खजाना, पहले ही फंड रिलीज़ नहीं हो रहे, लेकिन मेरा ख्याल है उनको सेक्रेटरी खजाना लगाने का सिर्फ मकसद एक ही है कि डीजी खां भी ने बहुत बड़ा है, डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट भी बहुत बड़ा है। मेरा ख्याल तौसा शरीफ के ऊपर जो फंड्स की भरमार के लिए यहाँ पे उनका इंतखाब किया गया है, लेकिन ये उनको ये महंगी चॉइस पड़ेगी या उनकी जो ख्वाहिश है ना बुजदार साहब की कि वो फंड रिलीज़ करेंगे, ये भूल जाएं। दूसरी बात, हमने बात की कि कैप्टन फजील असगर साहब जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम है, उनकी खिदमात वफाक के सुपुर्द कर दी गई। अब यानी 2 वो कांटे थे जो चीफ सेक्रेटरी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थे, एक को वफाक में भिजवा दिया और दूसरे को उस सीट पे बिठा दिया चीफ मिनिस्टर से दूर करके, जहाँ पे वो फंड वगैरह सूबे के अब रिलीज़ नहीं होंगे कि नया एक स्यापा पड़ेगा। उसके बाद छोटा सा मुख्तर मैं ये जायज़ा पेश करूँगा, डोगर साहब भी फिर इस पर पॉइंट ऑफ व्यू देंगे ताकि पता चले कि 14 सेक्रेटरी की कहानी क्या है पीछे। अच्छा, अब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हो गए ख़त्म। ये दोनों जो यानी मेन साउथ पंजाब के जो थे, जो चीफ मिनिस्टर साहब इनको लाए थे, ये 2 लॉबी के बंदे थे, उनको मक्खन से बाल की तरह चीफ मिनिस्टर से एक को वफाक में और दूसरे को दूर कर दिया गया चीफ सेक्रेटरी साहब ने बड़ी हिकमत अमली से। अब उसके बाद आगे सेक्रेटरी शौकत अली साहब जो सेक्रेटरी ज़राअत है, इनको तैनात किया गया है। अगले आगे नसीम सादक साहब, अब ये है सेक्रेटरी, इनको खुराक तैनात किया। पिछले जो शहबाज शरीफ साहब जो CM थे, तो उस वक़्त ये PSO थे, फिर उनके बाद ये सेक्रेटरी रहे, लाइफ स्टॉक रहे, DCO लाहौर रहे, और उनके करीबी और प्यारे अफसरों में इनका शुमार होता था। मुख्तर में इसलिए कि डोगर साहब भी अपना पॉइंट ऑफ दें। सेक्रेटरी खजाना पंजाब जो भी गए हैं हामिद यकूब शेख, इनकी जगह डॉक्टर रहील अहमद सिद्दीकी जिस तरह बताया कि उनको सेक्रेटरी फाइनेंस लगा दिया गया, क्योंकि यहाँ बहुत एफिशिएंसी दिखा रहे थे, अब फंड फ़ौरन रिलीज़ होंगे। अब आ गया उसके बाद जो सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन है शुएब अख्तर साहब, उनको इजाफी चार्ज दिया गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM। आगे आ गया जी, उसके बाद आ गया जी सैयद अली मुर्तज़ा सेक्रेटरी ऑफ पाशी, आप इनको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है लगा दिया कि दाखिला। मेरे हिसाब से ये कोई इतना बहुत ज़्यादा कोई एक्टिव नहीं है। अब डोगर साहब इसमें पॉइंट ऑफ देंगे कि बहुत अच्छे अफसरों में इनका शुमार जो काबिल अफसरों में नहीं होता वो। अच्छा सेक्रेटरी खुराक थोड़ा सा दो लाइन रह गई हैं, उसके बाद वो कर देंगे डोगर साहब की इजाज़त अगर वो दें डोगर साहब। अच्छा, ताकि वो भी पॉइंट ऑफ। अब शौकत जो सेक्रेटरी खुराक शौकत अली साहब को तब्दील करके सेक्रेटरी ये ज़राअत लगाया गया, शरीफ आदमी, ये लोग ने कहा कि हर बंदे को आप गलत कह रहे हैं। बाबर शफी साहब जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है, उनको OSD बनाया गया क्योंकि उनकी उम्र भी ज़्यादा है, तो PCS भी चूँकि है, ज़ाहिर बात है अब PAS बन गया जो DMG और CS थे, तो उस वजह से उनको OSD बनाया गया। फिर उसके बाद अब्दुल्ला सुंबल साहब जो सेक्रेटरी सर्विसेज की जिनको तैनात किया गया। पहले अहमद रजा सेक्रेटरी सर्विसेज जो सर्वर थे, उनके हवाले से भी डोगर साहब बताएं कि माशाल्लाह वो दूसरी कापी थे, मेरा ख्याल रईस की काम उन्होंने भी कुछ नहीं करना था। अब्दुल्ला सुंबल साहब सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के हवाले से लैपटॉप स्कैंडल हो, ग्रेटर इकबाल पार्क हो, लाहौर मेट्रो हो और एक ट्रेन हो, क्योंकि कमिश्नर लाहौर डिवीज़न थे और इन मनसूबों के इंचार्ज थे, और वो करीब 3 अफसरानों में शुमार होते थे CM शहबाज शरीफ साहब जब थे। उसके बाद है नबील अहमद अवान साहब। नहीं तो अब ये 5 प्यारे, आखिरी सिर्फ 2 लाइनें रह गई हैं। डोगर साहब की इजाजत है, डोगर साहब इजाजत है। अब जो डॉक्टर जवेद अहमद काजी साहब जो नबील अवान का आ गया,
जब 5 प्यारों में शुमार होते हैं। और पिछली से पिछली मीटिंग में चीफ मिनिस्टर साहब ने इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म साहब को जब लाहौर आए तो उन्होंने कहा था कि इनको राहील सिद्दीकी साहब की जगह पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम लगाया जाए। उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद फिर अटैम्प्ट की चीफ सेक्रेटरी ने यूसुफ नसीम खोखर साहब ने, उनको सेक्रेटरी ला लगाया गया। जब सेक्रेटरी ला लगाया गया तो 1 घंटे के अंदर उनका नोटिफिकेशन कैंसिल हो गया था। अब सेक्रेटरी एक्साइज डोगर साहब बताएंगे कितनी पुरकश सीट है उनको लगा दिया गया है। डॉक्टर जवेद अहमद काजी साहब को सेक्रेटरी डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि अभी खरल साहब ने ये जो सारी लिस्ट बता दी है, ये तो फिर वही बोल रहे हैं कि इन्होंने भी काम नहीं करना, इन्होंने भी काम नहीं करना, ये भी शहबाज शरीफ साहब के चहीते थे। तो अब ये जो तकरुनिया तबादले हुए हैं, आपका इस पर मौक़िफ़ क्या है? असूली तौर पर वैसे तो हुकूमत का इस्तेहकाक है, उनका इख्तियार है, उन्होंने तब्दीलियाँ की हैं बेहतरी के लिए। आपको लग रहा है बेहतरी आएगी? सैरिश, पहले मुझे एक बात याद आ रही है, मैं ज़रा वो बता दूं, उसके बाद फिर मैं इस पर कमेंट करूंगा। एक मशहूर बात है कि किसी गांव में एक कुत्ता एक कुएं के अंदर गिरकर मर गया। तो लोग मौलाना साहब के पास चले गए कि मौलवी साहब कुत्ता कुएं में गिर के मर गया, तो क्या किया जाए? उन्होंने कहा जी 100 पानी की बाल्टियाँ निकालें तो पानी साफ़ हो जाएगा। 100 बाल्टियाँ निकाली गई। उसके बाद बताया गया कि जी अब क्या करें? उन्होंने कहा जी कुत्ता गया। उन्होंने कहा जी वो तो कुएं में है। तो ये बाल इसका मेरे कमेंट से तो कोई ताल्लुक नहीं है। लास्ट में इमरान खान लाहौर आए तो उन्होंने पंजाब की गवर्नेंस किस तरह से बेहतर की जा सकती है, उन्होंने बड़ा कंसर्न शो किया कि पंजाब में चीज़ें आगे नहीं चल रही, रुकी हुई हैं और गवर्नेंस नाम की चीज़ कोई नहीं है। उसके बाद ये भी था कि पंजाब में अभी तक PMLN जो है वो उसी तरह से इंटैक्ट है, अफसरान जो है उसके साथ लॉयल हैं, गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल हेल्पलेस है। नवाज शरीफ की बीमारी का इशू हो, नवाज शरीफ को जेल में प्रोटोकॉल देने का इशू हो, फवाद अहमद फवाद जो है उनको जेल में प्रोटोकॉल दिया जाता है, जब वो दिल करता है अपने घर में चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि वो जेल में हैं या नहीं है। हमजा को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस जाती है और बिल्कुल बेबसी नजर आती है। एक एक चीज़ जो है वो हमजा को पहले से ही पता होती है। पुलिस जो है वो PMLN के सामने बेबस नज़र आ रही है, गवर्नमेंट की कहीं रिट नज़र नहीं आ रही। तो इन सारे इश्यूज़ पे मलबा सारा डाल दिया गया जी कि ब्यूरोक्रेसी चूँकि CM ने कहा कि मेरी मर्जी की नहीं है तो मैं तो हेल्पलेस हूँ। उसके बाद डिसाइड ये होगा कि ठीक है जी, जो बंदा आपका कहना नहीं मानता उसको चेंज कर दिया जाए। तो सबसे पहले राहील सिद्दीकी साहब जो है उनको चेंज किया जाए, उनकी जगह डॉक्टर शुएब को रखा गया। डॉक्टर शुएब जो है वो राहील सिद्दीकी से भी ज़्यादा निकम्मे और नाअहल हैं। खैर साहब, आप अंदाज़ा लगाएं, सारी उम्र ये स्पेशल सेक्रेटरी होम रहे हैं। एक दफ़ा इनको असाइनमेंट मिली थी लेबर की और सुना शहबाज शरीफ के साथ एक मीटिंग में शहबाज शरीफ ने इनको दबका मारा तो इनको हार्ट अटैक हो गया। उसके बाद ये लंबी छुट्टी पर चले गए और फिर वापस होम में ही चले गए। तो ये इनका है सारा बैकग्राउंड। और कुछ मिनिस्टर इन्होंने आते सार ही काबू कर लिए थे। राहील सिद्दीकी इनको बड़े प्यार से लेके आए थे। बाबर साहब जी जी, ये जो सारा नज़ला आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी पे गिरा दिया गया और कहा गया कि भाई ये काम नहीं कर रहे हैं और आप वो उनसे खुश नहीं है, इसलिए भी इनको चेंज किया जाए तो फिर कुछ बेहतरी आ सकती है। अब ब्यूरोक्रेसी के काम ना करने की भी वजूहात हो सकती है ना, कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, यहाँ तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जो अपोजिशन शोर मचाती है, बार बार के विक्टिमाइज किया जा रहा है, अब इससे हमारे पे फाइलें बिला वजह खोली जा रही हैं, हमें बिला वजह निशाना बनाया जा रहा है। तो क्या ब्यूरोक्रेसी डर गई है? एक वजह ये भी हो सकती है कि भाई ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इसकी वजह क्या समझते हैं इनके काम ना करने की? यहाँ फिर इनकी पिछली हुकूमत से एफिलिएशन है, अभी भी जो अफसर अंदर बैठे हुए हैं वो अभी भी उनके मतलब प्यारे रहे हैं, तो वो कैसे उनसे वफादारी अभी तक निभा रहे हैं कि अनरेस्ट पैदा करेंगे, काम नहीं करेंगे, खुद ही फिर ये लोग परेशान होंगे, इनके ऊपर मलबा डलेगा, नाकाम हुकूमत है। सैरिश, किसी अफसर की जुर्रत नहीं हो सकती कि वो काम ना करे अगर CM तगड़ा हो, ये बात याद रखिएगा। अफसर तो एक ट्रांसफर की मार है। राहील को आपने चेंज कर दिया, फजील असगर होम सेक्रेटरी पंजाब बड़े तगड़े, एक नोटिफिकेशन हुआ, अब जाएंगे जाके फेडरल गवर्नमेंट को जवाब देंगे, ये वही थे ना कि नवाज शरीफ साहब के पहुंचने से पहले होम डिपार्टमेंट का जो लेटर पहुंच जाता था उनकी फैसिलिटीज के लिए। सर ये वही है, फवाद को फैसिलिटीज मिली, उसके बाद आहद चीमा को जेल में फैसिलिटीज मिली, उसके बाद नवाज शरीफ को फौरन बन जाते थे और ट्रीटमेंट मिलता था और होम डिपार्टमेंट का लेटर पहले आ जाता था, पहले लेटर आ जाता ट्वीट के आते ही या उससे पहले आ चुका। अच्छा खैर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, जहां तक अली मुर्जा की बात है ना, अली मुर्जा ने उस वक्त जब शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी और पूरे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने हड़ताल की थी और चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने ताले लगवा दिए थे, इसने कहा था मैं काम करूंगा और मैं इस हड़ताल का हिस्सा नहीं हूँ, ओपनली इसने कहा था। और इसने अपना दफ्तर बंद नहीं किया था, बंद होने भी नहीं दिया था, ये काम करता रहा था, मगर ये उसके क्रेडिट है। और इसके नज़दीक
चाहे फवाद हो चाहे आहा चीमा हो, किसी की सिंपैथी इसके पास नहीं है। ये मेरिट पे ही काम करेगा, ये इसी तरह का नहीं। तो बाबर साहब, आपका कहने का मतलब ये है ना कि मेल प्रैक्टिस में मुलविस रहे हैं, फिर इसका मतलब है तबादले ठीक हो रहे हैं। सैरिश, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, हामिद यकूब शेख साहब फाइनेंस सेक्रेटरी थे। आप हैरान होंगी, पिछले 4.5 साल से फाइनेंस सेक्रेटरी थे। यानी कि वो शहबाज शरीफ ने उनको टेन्योर में 3.5 साल रहे, उसके बाद 6 महीने इंटरम पीरियड और 8 महीने ये, तकरीबन 5 साल से फाइनेंस सेक्रेटरी थे। तो उनको तब्दील किया जाना चाहिए था। शहबाज शरीफ के वो फेवरेट थे। शौकत साहब जो है वो भी पिछले कुछ 4.5 साल से सेक्रेटरी फूड थे। 3 साल का टेन्योर होता है, उसके बाद भी वो चले आ रहे थे, क्योंकि 5 साल उनको भी हो चले थे। और समीउल्लाह जो सेक्रेटरी फूड है, मिनिस्टर फूड है, उनसे उनके शदीद इख्तलाफात थे, तो उनकी भी उनको चेंज किया गया। शेर आलम महसूद है, उनको कहा गया कि आप फेडरल गवर्नमेंट चले जाएं। शेर आलम महसूद साहब जो है वो नंदीपुर प्रोजेक्ट में उन पे अरबों रुपए की करप्शन के चार्जेस हैं जो उन पे लगे हुए हैं। तो जितने चेंज किए गए उनमें करप्ट भी थे। आईजी जो हैं उन पे भी करप्शन के चार्जेस थे। नून लीग के वो बड़े फेवरेट थे, इसलिए उनको भी हटाया गया। अभी जो रिसेंटली गिरफ्तार करना था हमजा को, उसमें वो बुरी तरह से नाकाम थे। तो जी बिल्कुल। अच्छा, मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि देखें, ये हर हुकूमत का इख्तियार है, लाजमी नहीं कि इसी हुकूमत में, मतलब हमने ये तो नहीं देखा कि सिर्फ इसी हुकूमत में इस तरह के तबादले तो करोड़ियाँ हो रही हैं, इससे पहले द्वार में भी होती रही हैं। और दूसरा, जहाँ तक इस हुकूमत की बात है, तो ये उसूली मौक़िफ़ है कि भाई जो हमारी पॉलिसी पर अमल नहीं करेगा वो हमारे साथ काम नहीं कर सकता। एक ठीक बात है ना, नून लीग की पॉलिसी और थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी और है। अगर कोई इनकी पॉलिसी पर अमल नहीं करता तो कैसे उसको साथ लेकर चल सकते हैं? इनको तबादला तो करना पड़ेगा। तो वो ये लोग अपने तौर पर चीज़ों को बेहतर करने के लिए कर भी रहे हैं। हाँ, तरीका पर इख्तिलाफ जरूर हो सकता है, वो मैंने आप दोनों से पूछा। अगर आप लोगों को नहीं है तो बस फिर चीजें ठीक है। सैरिश, बात ये है कि पॉलिसी वाली बात तो है ही नहीं, क्योंकि आप मीटिंग हुई हो, कोई फंड बने हो, कोई रिलीज हुए हैं, कोई पीएनडी ने कोई फंड बनाया हो, कोई स्कीम बनाई हो, कोई मीटिंग चेयर की हो चीफ मिनिस्टर साहब ने। सबसे पहले उसके बाद तो एग्जीक्यूशन का सिर्फ एक छोटा डॉक्टर साहब इजाजत के, आप जो आपने कहा करप्शन के हवाले, सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जिस हवाले से चेयरमैन नैब कल सिविल सेक्रेटरी लाहौर में आज भी थे, वो जा रहे हैं वहाँ पे, और उसमें वो एक सिर्फ ब्यूरोक्रेट जो है वो इकराम नवीर साहब थे, जो CFO थे एनर्जी डिपार्टमेंट के, जिन्होंने माशाल्लाह डायरेक्ट ही अली इमरान और उनकी अहलिया के अकाउंट्स में डायरेक्ट ही पैसे भेज दिए, जो MML रोड पे जो फ्लैट लिया और 14-15 करोड़ की ट्रांजैक्शन की, और 1 अरब रुपए के असासों की ये तफसील है। यानी उन्होंने जो बाकायदा ये कल चेयरमैन नैब सिविल सेक्रेटरीट के जो ब्यूरोक्रेसी के आपने जो हरासमेंट की बात की है, एक तो वजह के खिताब कर रहे हैं उनसे दरबार हाल में, इसलिए कि भाई अगर आप सही काम करेंगे, आप गलत काम किसी में इन्वॉल्व अंदर नहीं होंगे या आप नहीं हैं, तो आपको कोई हरासमेंट, आपको कोई डर खौफ नहीं होना चाहिए। ये सैरिश आप देखें कि ये 61 करोड़ 66 लाख के तो माशाल्लाह एक उनके असासे हैं जो पंजाब गवर्नमेंट के कल हैंड ओवर किए जा रहे हैं, और फिर ईरा के हवाले किए जा रहे हैं जो वहाँ से लूट मार उनकी, वो है 30 करोड़ 38 लाख के। सैरिश, आप हैरान रह जाएंगे, जो इकराम नवीद चीमा साहब है सिर्फ एक CFO, 56 कंपनियों में से एक कंपनी के CFO के हवाले से 122 कनाल उनकी जो है मॉडल टाउन तहसील में है, फिर 106 कनाल जो उनकी है मॉडल टाउन में है, फिर 11 कनाल रेजिडेंशियल लैंड जो है तहसील मॉडल टाउन में है, 1 लग्जरी अपार्टमेंट है, फिर 6 अपार्टमेंट्स डाउन टाउन मॉल। आप इतनी लंबी तफसीलात है, 13 साल से एक है, 6 एक है, 19 तकरीबन 1 अरब मालियत है जो मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि कोई कंक्रीट रीजन देना आपके ख्याल में जरूरी है, क्योंकि देखें ये पॉलिसी का जिक्र करके जस्ट एक वो बात है कि ब्लैंकेट कवर दे देने वाली बस बात है कि भी इसके तहत हम लोग ये पॉलिसी का नहीं अमल कर रहे तो इसलिए हम इनको हटा रहे हैं। कोई कंक्रीट रीजन देना भी जरूरी था कि भी ये वजह इसकी वजह से हम इन लोगों को हटा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान उस्मान बुज़दार को फ्री हैंड दे रहे हैं कि भाई तेरी मेहरबानी है, खुदा का नाम है, जो करना कर ले, ये तेरे आगे हाथ जुड़े हुए कुछ डिलीवर कर दे। यहाँ तक कि हुसैन असगर जो इमरान खान के फेवरेट थे, जिनको इमरान खान DG एंटी करप्शन बनाना चाह रहे थे ताकि अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम पंजाब में मजबूत हो, CM के लिए उन्होंने उसको भी कुर्बान कर दिया। इनके हुसैन असगर DG डॉक्टर साहब, ये आपके यहाँ से एक बड़ी खबर ब्रेकिंग में देना चाह रहा हूँ, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा। हुसैन असगर साहब को एक बड़ा ओहदा दिया जा रहा है, और ये मेरे ख्याल अभी डिस्क्लोज करना, बहुत सारे लॉबीज जो हैं वो मुतरक हो जाएंगे जिस तरह यहाँ पे मामला है। मेरा ख्याल अभी डिस्क्लोज ना करें तो उसके साथ दुश्मनी के लिए समरी जो है वो
ऑलमोस्ट या साइन अभी हो रही होगी या हो चुकी है, उसमें कुछ तब्दीलियाँ ज़रूरी थी। लेकिन जो हुसैन असगर साहब को जो टास्क दिया जा रहा है, जो इमरान खान साहब का विजन है और जिस तरीके से उनके ऊपर लोगों का एतमाद है, हर हवाले से हमने सारा देखा है कि वो अपराइट हैं, प्रोफेशनल हैं, दयानतदार हैं, वो किसी रियासत के यानी नौकरी करते हैं, किसी की दरबारी नहीं बनते, तो उनको एक बड़ा ओहदा दिया जा रहा है। ये जब मिल जाएगा हम बता देंगे। लेकिन हुसैन असगर साहब को जो आप कह रहे थे ना, जो रुकावट बने हैं, वो पंजाबी में कहते हैं कुब्बे को टांग पड़ी या लात पड़ी रास आ गई, उनको जो रुकावट बने हैं ना, ये आप पछताएंगे कि हमने किया क्या है। तो ये बात जो है हुसैन असगर साहब के वाले से इमरान लेकिन खान डीजी एंटी साहब पहले वादा किया गया, उससे बड़ा वैसे बाबर साहब थोड़ा सा मैं अमजद सलीमी के हवाले से भी बात करना चाह रही थी कि कुछ गिरफ्तारियों पे भी इख्तिलाफ था। ये तासुर दिया गया कि हुकूमत जिस तरीके से चाह रही है कि पुलिस काम करे वैसे काम नहीं किया गया। हाल ही में कुछ गिरफ्तारियों की जो कोशिश की गई, मैं उस पर बात कर रही हूँ, जिस तरह पुलिस ने असिस्ट करना था, तो कुछ ये तासुर भी कहा जा रहा है कि हुकूमत जैसे चाह रही थी वैसे काम नहीं किया गया, इसलिए फिर ये जो आईजी पंजाब को तब्दील किया गया है, ये फिर ज़रूरत थी इसकी, करना पड़ा। सैरिश बहुत सारे इशू पे वो कंट्रोवर्शियल थे। इससे पहले एक चीज़ तो डिस्कस हो चुकी है कि वो जिस बुनियाद पर लगे थे गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के, वो बहुत करीब थे और उन्होंने उनको लगवाया था, तो ब्रादरिज्म का भी एक एलिमेंट उसमें था। फिर उन पे उनकी करप्शन के भी उन पे खासे चार्जेस थे। यूनिफॉर्म वो फिर चेंज करवाने जा रहे थे, ये भी कंट्रोवर्शियल इशू बन गया था। उसके साथ साथ गवर्नमेंट जो उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही थी। बहुत सारे ऐसे उन्होंने ऑफिसर्स को लगाया जिन पे बेतहाशा जिनके साथ कंट्रोवर्सीज अटैच थी, तो उस पर भी था। जिस तरह से फिर ये थाना साहिवाल को उन्होंने हैंडल किया, वो बहुत ही पुअर था, बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से हैंडल किया गया और अल्टीमेटली अभी तक गवर्नमेंट उस चीज़ से अभी तक बाहर नहीं निकल सकी। रिसेंटली हमजा शहबाज को गिरफ्तार करना था। पंजाब गवर्नमेंट के अंदर जब पीटीआई की गवर्नमेंट है, नैब हमजा शहबाज को 2 दिन अरेस्ट करने की कोशिश करती है और गिरफ्तार नहीं कर पाती, तो ये गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पुलिस कहाँ पर थी, पुलिस क्यों नहीं अरेस्ट कर रही। आपने जहाँ गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की बात की है ना बाबर साहब, असद साहब, मैं यहाँ पर असद साहब से सवाल कर लेती हूँ। असद साहब, अभी आपके सामने मुल्क को दरपेश जो असली मसला है वो है मुआशी बहाली का। एहतसाब का अमल तो ठीक है, वो चल ही रहा है। अभी ये मुल्क मुआशी गर्दाब में, अगर हुकूमती ज़िम्मेदारान के लिए असल मसला एहतसाब का है। अभी आप फवाद साहब के बयानात देख लें, वो भी टीटी की बात करेंगे, केसेस की बात करेंगे, या फिर अबू का पैसा बचाने की, करप्शन की बात करेंगे। जब भी हुकूमती रहनुमाओं से महंगाई पर बात की जाएगी, जो कि सबसे इस वक्त अहम मसला बना हुआ है, जो आवाम पिस रहे हैं या परेशान है जिसकी वजह से, वो महंगाई का मसला है। जब महंगाई के मसले पर बात की जाएगी तो उनकी जानिब से जो आर्गूमेंट दिए जाते हैं वो यही कहा जाता है कि जी पिछले एतवार में जो करप्शन की गई है, ये केसेस आपके सामने हैं, उन्होंने मुल्क को कर्जों में डबो दिया जिसकी वजह से महंगाई हो गई है। अब हुकूमत जो प्लान ऑफ एक्शन लेकर चल रही है, जब भी महंगाई पर बात होगी कि हमें यही आर्गूमेंट मिलेगा, ये हम मुआशी मामलात से फिर ये कब निपटेंगे, यानी यहाँ इस महंगाई का हल फिर कब सोचा जाएगा। ये केसेस तो कोई जवाब नहीं है ना कि भाई केसेस बन गए हैं, पहले करप्शन हुई है, पिछले दीवार में डबोया गया मुल्क को, तो बस अब महंगाई बढ़ रही है। ये क्या बात हुई? देखिए सारिश, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और अगर हुकूमत यहाँ पे छुपने की कोशिश करती है कि जो महंगाई के सवाल के ऊपर अगर ये बात करती है कि हम केसेस बना रहे हैं, हम लूटा हुआ पैसा ले आ रहे हैं, एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अपोजिशन का भी आप देखें ना, जब मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जाती है, जब फेक अकाउंट्स की बात की जाती है, जब ओमनी ग्रुप की बात की जाती है, अब जब मनी लॉन्ड्रिंग जो वही वाला मामला है, वही जरदारी साहब की वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग सिंध में थी और अभी मनी लॉन्ड्रिंग की शरीफ फैमिली की जो है उसकी यहाँ पे पंजाब में निकल रही है, तो ये भी तो यही आर्गूमेंट लेते हैं ना। जब ये इनकी करप्शन के ऊपर हाथ डाला जाता है तो ये कहते हैं जी 18वीं तरमीम, जमहूरियत, अदारों की बालादस्ती, कभी नैब गर्दी, कभी इंतकामी कार्रवाइयाँ, तो ये कौन सी पब्लिक की लेजिस्लेशन के लिए बात करके महंगाई के लिए ये कौन सा एजेंडा वहाँ पे बात होती है प्रोडक्शन आर्डर की, वहाँ पे बात होती है जी हमारी बीमारी है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ की बात होती है। अभी मुझे सिर्फ एक बताएं सारी कि हम बात करते हैं, ये देखिए कितने लम्हा फिक्रिया है। इमरान खान साहब को लोगों ने वोट इसलिए दिए थे कि उन्होंने कहा था अमीर और गरीब का पाकिस्तान एक होगा। उन्होंने कहा था कि रियासत मदीना, तो भाई रियासत मदीना में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर मेरी बेटी हज़रत फातिमा तो ज़हरा जो बीबी पाक, वो भी अगर चोरी करेंगी तो उनका भी हाथ काटा जाएगा। तो क्या मस्तूरात उनसे जो खतून जन्नत हैं उनसे ज़्यादा कोई बड़ी मस्तूरात हो सकती हैं? आप पाकिस्तान की जेल लें, देखिए वहाँ पे औरतों की कितनी ज़्यादा तादाद है, उनके ऊपर चार्जेस क्या है, 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार की घरेलू जो मुलाजिम ने चोरी कर ली, छोटे मोटे इल्ज़ाम आते हैं, उनको अब तशद्दुद भी थानों में होता है हमारे सामने,
फिर उनको मारा भी जाता है। उनको साहब, सुन ले, हमें अगली मसले सुन का ले। हल चाहिए। हाँ, मसले का हल साहब, ये हमें है, मसले का हल मसले का हल ये है कि अभी मस्तूरात IMF के पास पहले कहा क्या नहीं मस्तूरात जाएंगे, फिर वो IMF से दौरे पहले होते रहे, दौर चलते रहे मुज़ाकरात के, वो एक अब चलते जनाब ये रहेंगे। हो गया कि भी IMF से मामलात जो है वो तय पा गए हैं। अब हमें तकरीबन 6 से 8 अरब डॉलर का मुआहदा हमारा होगा, अप्रैल के एंड में या अप्रैल में मिशन आएगा, तो ये सारी जो कार्रवाई ये तो हो जाएगी। गागी के ऊपर मैं रहेगा यहाँ पर ये सैरिज। पूछ रही लेकिन हूँ हमजा बाबा डॉक्टर शहबाज के हवाले से मैं स्टोरी डिस्कस करना चाहता था कि हमजा शहबाज मैं उनकी आगे हमजा की जी, बात करूंगी जी, ना। जरूर, मैं जरूर। अभी IMF के हवाले से बात करना चाह रही हूँ। अभी बात यह है कि IMF से पैकेज लेकर के आपको इस्लाहात की जाएंगी, या फिर ये मैटर ऑफ टाइम है किस तरीके से मामलात को लेकर चलते हैं कि एकदम वाकई बिगाड़ को ठीक भी नहीं सकता। लेकिन सर 8 महीने गुजर गए हैं, कुछ ना कुछ तो अब सोचना पड़ेगा। आवाम परेशान है। बाबर डोगर साहब का इसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? दूसरा, हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे ही इस तरह के मामलात होते हैं, हम कुछ ऐसी खबरें अभी हमने हाल ही में पिछले दिनों भी सुनी कि भाई अब जो कलमदान है वज़रा के तब्दील किए जाएंगे। फवाद चौधरी साहब के इस्तीफे की खबर आ गई थी। अब फिर जनाब ये हुकूमती वज़रा के कलमदान तब्दील करने का जो एक शोशा है वो छोड़ दिया गया। ये आखिर कौन है जो इस तरह की खबरें रोटेट करता है या फ्लोट करता है? इस पर भी मैं आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। अब पता चला। अब पता चला। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले मैं बात कर रही थी खबरें जो कि रोटेट करवाई जाती हैं, फ्लोट कहाँ से होती हैं, कुछ समझ नहीं आती। अभी IMF के सारे मामलात जो कि तय पाने की तस्दीक है, जैसे उमर साहब ने कर दी है। उन्होंने कहा है कि भी 6 से 8 अरब डॉलर का मुआहदा होगा। मुआहदे के बाद 7.5 अरब आलमी मालियाती बैंक से भी आएंगे। पाकिस्तान बहरान की कैफियत से निकल चुका है, अच्छी खबर उन्होंने आज दी है। उसके साथ ही हमने कुछ खबरें गर्दिश में सुनी कि भी उनको तब्दील करने की बातें होना शुरू हो गई हैं। तो मुझे ये बताएं बाबर डोगर साहब, अभी मिडल ऑफ वर्क में कि अभी मतलब वो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उसका नतीजा नहीं आया, उनको मार्जिन नहीं दिया गया, तो ये मतलब क्या चक्कर है? ये कौन है जो इस तरह की खबरें फैला देता है? फिर फवाद साहब ने आज ये तरदीद भी कर दी है, कोई किसी का भी कलमदान तब्दील नहीं किया जा रहा। हिजान जो है वो जन्म लेता है, ऐसी खबरें नहीं फैलानी चाहिए, तो ये फैलाता कौन है? सैरिश, पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर की जो खबर फैली हुई थी वो अब दम तोड़ चुकी है, मेरा ख्याल है उस पर तरदीद भी आ चुकी है। फैलाती भी गवर्नमेंट है और उसके बाद तरदीद भी गवर्नमेंट करती है। फैलाते भी ये वज़रा खुद हैं और उसके बाद तरदीद भी खुद करते हैं। मीडिया को फ़ोन कर करके बताते भी ये हैं, ख़बरें चलवाते भी ये हैं, उसके बाद सारी कौम का फोकस भी यही डाइवर्ट करते हैं और उसके बाद खुद ही उसकी तरदीद करते हैं। जिस तरह से फवाद साहब और बहुत सारे मिनिस्टर नैब के स्पोक्समैन बने हुए हैं, जिस तरह से बहुत सारे मिनिस्टर जो हैं वो मिनिस्टर्स की एक फ़ौज जो है वो अदालतों की स्पोक्समैन बनी हुई है, बगैर किसी वजह के नैब अपना काम कर रहा है, उसको करने दें। या खुदा का नाम है, मसला सिर्फ ये है कि इकोनॉमी जिसको इन्होंने संभालना है, जिसको इन्होंने बेहतर करना है, वो इनसे संभल नहीं रही, वो इनसे बेहतर हो नहीं रही। लोगों की ज़िंदगी अजीरन होती जा रही है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, लोगों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। कोई मिनिस्टर इस पे बात करने को तैयार नहीं है। मैंने आज तक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को ये बात करते नहीं देखा कि जनाब इकोनॉमी की हालत कब ठीक होगी। आप बात करें तो आप बात करें ना, वही जवाब आपको मिलेगा कि पिछले दौर में करप्शन इतनी हुई है, इन्होंने मुल्क को डबो दिया कर्जों में, हमारे लिए खुद मुश्किल बनी हुई है, हम पता नहीं किस तरह संभाल रहे हैं। लोग तो बोल रहे थे कि भी आप लोग तो दिवालिया हो जाएंगे, हमने देखे इतना टाइम सर्वाइव करके दिखाया है, अब हम IMF के पास जा रहे हैं। तो ये इनके पास इसी किस्म के आर्गूमेंट्स हैं। खैर, एक अहम खबर जो कि नाज़रीन के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है और आपसे मैं उस पर तज्जिया भी लूँगी। हज़ारा बरादरी का जो कि कोयटा की हज़ारा बरादरी है, धरना चौथे रोज़ आज भी उनका जारी था। अभी उन्होंने धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। आपको मालूम है कि शहरियार आफिदी साहब कोयटा पहुँचे थे, बम धमाके के शहदा के लवाहिकीन से उन्होंने ताज़ियत की थी। उन्होंने कहा था कि हज़ारा कम्युनिटी के साथ जुल्म हुआ है, हम उनके साथ खड़े हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी 18 अप्रैल को कोयटा में जांबाग अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात करने का फ़ैसला किया है। तो अभी कोयटा की हज़ारा बरादरी ने अपना ये धरना जो है ये ख़त्म कर दिया है। हज़ार गंजी जो वाक़या सानिया पेश आया था,
आपको मालूम है जिसके बाद ये धरना शुरू किया गया था, 20 अफराद की हलाकत हुई थी। इसके बाद ये धरना शुरू किया गया था और ये कहा गया था कि भी हमें यकीन दहानी कराई जाए कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, सिक्योरिटी दी जाएगी और जो कातिल हैं उनको फिलफोर उनके खिलाफ तहकीकात की जाएंगी, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। तो अभी जो यकीन दहानी कराई है शहरियार आफरीदी साहब ने, उसके बाद उन्होंने धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और 18 अप्रैल को वज़ीर आज़म भी उनसे मुलाकात करेंगे। आप इस सारी सूरत हाल पर क्या कहेंगे असद खरल साहब? जी सैरिश, अक्सर मेरा क्वेटा जाना रहता है और जो हज़ारा बरदरी है इंतहाई पुरअमन लोग हैं और ख़ास उनका एक बाज़ार है, वही आबादी है, वहाँ पे वो लोग, उनकी ख़वातीन, उनके अफराद, वहाँ पे उनकी शॉप्स हैं और वो ख़ास इलाका है। और वो जिस तरह आपको पता है शक्लें भी उनकी वो जिस तरह चाइना के लोग या अफगानिस्तान से चूँकि वो माइग्रेट करके गाल बनाए हैं, पता चल जाता है कि हाँ, तो वो एक ऐसे ही लगते हैं, लेकिन ख़ास यानी दूर से ही वो पहचाने जाते हैं। लेकिन आज तक हमने हज़ारा बरादरी जो है इतनी पुरअमन और उनकी जानब से वायलेंस हमने नहीं देखी। अक्सर उन बेचारों के ऊपर जिस तरह जब जा रहे होते हैं ज़ायरीन की सूरत में और या वहाँ पे जिस तरह वो जा रहे होते हैं, जिस तरह ये वाक़या एक अफसोसनाक हुआ, उनके साथ ये जुल्म ज़्यादतियाँ होती हैं। लेकिन हमारी हुकूमत जो है, बलूचिस्तान की हुकूमत हो, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट इदारे एजेंसीज़ हों या हमारी वफाकी हुकूमत हो, हमेशा उन्होंने जिस तरह अभी जिस तरह आपने शहरियार अफरीदी साहब की बात की है, वज़ीर मुल्क जो वफाकी है बराए दाखिला, वो पहुँचे हैं। इस तरह पहले भी हमेशा इस वाक़यात के अंदर हमारी हुकूमत जो है, हमारी आवाम जो है, वो उनके साथ हर तरीके से उनकी हमदर्दियाँ हैं। अब कुछ शरपसंद अनासर जो एलिमेंट्स हैं और ये मामलात बेसिकली इसको फ़िरका वाराना रंग देने के लिए, और आपको पता है बलूचिस्तान के अंदर जो NDS रा का एक नेक्सिस है और जिस तरह फिर उसको रंग देने की कोशिश की जाती है, फ़िरका वारीद को फ़ौरन चार्ज नहीं कर रहा, लेकिन ज़ाहिर बात है इसका कोई बेनिफिशियल तो होगा ना। पहले जो कालदम तनज़ीम लश्कर जंगवी के जानब से इस तरह के वाक़यात होते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती थी। अब इसके पीछे कौन है, इन वाक़यात के पीछे कौन है, उनका हमें सुराग लगाना चाहिए। और आए रोज़ इनके साथ जो ये वाक़यात होते हैं, इसी वजह से कुछ लोग बेचारे माइग्रेट भी कर गए हैं और ऐसे लोगों के लिए हमें जो है बिल्कुल हमें बड़ा अफसोस है और जो लोग हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए और इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए बिल्कुल कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। बाबर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्योंकि इन्होंने कहा था जब तक वज़ीर आज़म नहीं आएंगे हम धरना ख़त्म नहीं करेंगे। अब 18 अप्रैल की तारीख दे दी है, शहरियार अफरीदी साहब ने मुलाकात की है, जिसके बाद उन्होंने धरना ख़त्म कर दिया है। ये ताने बाने जहाँ कहीं से भी मिलते हैं उनका फिलफौर पता लगाना चाहिए, हुकूमत की जिम्मेदारी है। शहरियार अफरीदी साहब ने कहा तो है कि इनके साथ जुल्म हुआ है, हम इनके साथ खड़े हैं, लेकिन कातिलों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक नहीं पकड़ेंगे मेरा ख्याल है कि इंसाफ तो फिर ना मिला ना। सैरिश, बहुत अरसे से हज़ारा बरादरी जो है इसको सॉफ्ट टारगेट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके बेचारों को जिस तरह से हज़ारा कम्युनिटी के लोगों को मारा जा रहा है, जिस तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है, इसकी शदीद मजम्मत की जानी चाहिए। माजी में भी इस तरह के वाक़ये हुए, प्राइम मिनिस्टर भी आए, इंटीरियर मिनिस्टर भी आए, बड़े बड़े अफसरान भी आए, फौजी अफसरान भी आए, लेकिन उनके जिस तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है, ये वाक़या अभी तक नहीं रुका। मुझे याद है कि माजी में जब इस तरह के वाक़ये हुए थे तो इमरान खान वहाँ पर पहुँचे थे और उस वक्त उन्होंने उस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी किया था और उनका ये कहना था कि इस सिलसिले को रोका जाए। तो ये अब तिफल तसलियाँ अब यहाँ पर नहीं चलेंगी, अब ये सारे मुज़ाकरात नहीं चलेंगे। ये चीज़ अब ख़त्म होनी चाहिए कि जी मिनिस्टर आया, वादा किया और चला गया। गवर्नमेंट को अब प्रैक्टिकल स्टेप लेने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा कौन को कि इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन इसके जिम्मेदार हैं। अगर बाहर से साजिश हो रही है तो उनको भी बेनकाब करना पड़ेगा। ये वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का हिस्सा है, हमारे साथ लॉयल है। प्लान पर अमल दरामद जल्द अज जल्द और इत्तेफाक राय के साथ अमल दरामद होना कितना जरूरी है? सैरिश, तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे अमल दरामद करे। अपोजिशन को इत्मीनान में लेना है तो ले, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर हुकूमत इस पर, ये हुकूमत की नाकामी है। जो हज़ारा के लोग जिस तरह से उनको टारगेट किया गया, जो लोग इस वाक़े में शहीद हुए, ये मान लेना चाहिए कि ये हुकूमत की नाकामी है, ये बलूचिस्तान की गवर्नमेंट की भी नाकामी है और फेडरल गवर्नमेंट की भी नाकामी है। अगर नेशनल एक्शन प्लान की बात हो रही है तो उस पर ये गवर्नमेंट को चाहिए कि एक स्टेप फॉरवर्ड ले और प्राइम मिनिस्टर जो है इस पे लीड रोल प्ले करे। सही कह रहे हैं आप। देखते हैं अब ये लोग क्या करते हैं। आज मुलाकात तो इन्होंने की है, यकीन दहानी भी उनको कराई है, उनको तसल्ली दी है। उम्मीद करते हैं कि इंसाफ उनको दिलाएंगे और जो मुलजिमान है, मुजरिमान है, उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मैं आप दोनों से एक एक सवाल करूंगी। शरीफ फैमिली के हवाले से सवाल है। खरल साहब,
हमजा शहबाज के हवाले से मैं बात करना चाह रही हूँ। आज नैब में उनकी हाजिरी लगी, कल फिर उन्हें बुलाया गया है। 1.5 घंटा पेशी पर 8 सवालात उनसे पूछे गए हैं। सरमायाकारी टैक्स रिटर्न, कितना कमाया, कहाँ से कमाया, कहाँ लगाया, इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। अब मुझे ये बताएं कि आपके पास आज की जो पेशी है उसके हवाले से अंदर की स्टोरी क्या है, आज उन्होंने क्या जवाबात दिए हैं, आप तक क्या खबर पहुंची है? सैरिश, एक तो आप जो 8 सवालात की बात की, एक तो उनको वालदा की जन्म से फ़ॉरेन करेंसी की सूरत में उनका वसूल होने वाली फ़ॉरेन करेंसी का रिकॉर्ड पेश करें, नंबर 1। फिर उनका सालाना बुनियाद पर की जाने वाली जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिकॉर्ड पेश करें। फिर उनसे कहा गया कि 2006 से 2008 तक टैक्स रिटर्न जो आपने जमा करवाए उनका रिकॉर्ड पेश करें। फिर उन्होंने कहा कि 2005 से 2017 के दौरान असासाजात में कई गुना इजाफा की, इसकी तफसीलात पेश करें कि ये आपके जो 2 करोड़ से 41 करोड़ कैसे बन गए, इतने ज़्यादा पैसे, 2000 से ज़ायद गुना इजाफा। फिर 2005 से अब तक जो तहाइफ वसूल किए हैं, गिफ्ट, इनकी तफसीलात फराहम करें। अब इस तरह एक तो बात ये हो गई। दूसरी आप सुन लें, अब जो नैब की जानब से ये एक बड़ी हैरानकुन बात है सैरिश, अफसोस की भी बात है कि ये लोग जब अंदर जाते हैं और इनको अपनी ख़वातीन की हुर्मत और तकद्दस और चादर और चार दीवारी का तकद्दस की बात करते हैं। नैब ने हमजा शहबाज से दौरान तफ्तीश कहा कि वो ख़ानदान के दीगर अफराद, ये रिकॉर्डिंग मौजूद है नैब के पास, अगर अदालत मांगेगी या अगर वो चैलेंज करेंगे तो वो पेश की जा सकती है कोर्ट ऑफ लॉ में, कि उनसे जब जवाब नैब ने ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि नैब के कैमरे लगे होते हैं ताकि कोई अगर जो भी है हर चीज़ रिकॉर्डेड हो, तो उन्होंने कहा ख़ानदान के, तो उन्होंने कहा कि मैं जवाब नहीं दूंगा, मेरी वालदा के मुतल्लक सवालात नैब खुद उनसे करे। ये हमजा साहब को पेशकश की गई थी कि आप अपनी वालदा मोहतरमा जो है, जो 96H है, जो सारा मनी लॉन्ड्रिंग से जो पैसे, जो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे जो उसका सारा माल जो बना, ईंटें लगी, ज़मीन ली गई, जो भी मामला है, और फिर 12 अप्रैल के नोटिस के अंदर जो हमजा शहबाज को जारी हुआ उसमें तहरीरी तौर पर भी उनका कहा गया कि आप अपनी वालदा मोहतरमा के बारे में बता दें, तो उनकी जवाब जो है उनसे पूछे। वहाँ जवाब नहीं देते, अच्छा, अगली सुन आप शहबाज शरीफ साहब, बहनों बेटियों को शहबाज, मैं थोड़ा सा जरा सिर्फ ना खरल साहब जानना चाह रही हूँ बाबर साहब से, क्योंकि चूंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। बाबर साहब, ये बड़े मियाँ साहब के हवाले से उनके जाती मौलिज ने आज बोल दिया कि उनकी तीसरी ओपन हार्ट सर्जरी के बारे में भी सोचा जा सकता है। सर, ये किस तरफ इस इनकी बीमारी के मामले को लेके जा रहे हैं? आप एक आम आदमी से पूछ ले, वो भी आपको बता देगा कि नून लीग की हिकमत अमली क्या है या वो मामले को किस तरफ लेकर जाना चाह रही है। तो बिल्कुल एक ओपन सीक्रेट की तरह है। सैरिश, बिल्कुल ये क्लियर है, मियाँ साहब को जितनी बीमारियां वो सारी सबको पता है। मरियम जो है रोज़ उनकी बीमारियों की लिस्ट में इजाफा करती जा रही हैं, और रोज़ कभी उनको दिमागी तनाव भी है, उनको बेताशा बीमारियां जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लाग होती जा रही हैं। और एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? एंड ऑब्जेक्टिव ये है कि आप देखिएगा 1 हफ्ता पहले इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, और उसके बाद जब कोर्ट में कहा जाएगा कि जी इनको इतनी ज़्यादा बीमारियां हैं, अब इनका एक तो ये है कि इनकी बेल को एक्सटेंड किया जाए, और दूसरा ये है कि इनका इलाज सिर्फ बाहर ही पॉसिबल है, और ऐसी बीमारी है जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं है, अल्टीमेटली वो बाहर ही जाना है। कि मुझे हैरान है कि मुझे एक फॉरेन जर्नलिस्ट मिला सैरिश, वो मुझे कह रहा था कि यह हैरानगी की बात है कि ये बंदा पाकिस्तान में 35 साल हुक्मरान रहा और ये एक अस्पताल पाकिस्तान में नहीं बना सका जहाँ पे ये अपना इलाज करवा सके। तो भाई मसला इलाज का नहीं है, मसला बीमारी का नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि हमने बाहर जाना है, हमने ये भागना है पाकिस्तान से, हमने अकाउंटेबिलिटी नहीं होने देनी, हमने पाकिस्तान से जो लूटा है वो पाकिस्तान को वापस नहीं करना, हमने वहाँ पर प्रॉपर्टीज बनाई है, अब वहाँ पर हमने ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारनी है। बीमारी का इशू नहीं है, असल इशू ये है कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान से बाहर जाना है और उसके लिए ग्राउंड तैयार की जा रही है। और बदकिस्मती की बात है कि 21 करोड़ अवाम इस चीज़ को जानते हैं कि अल्टीमेटली नवाज शरीफ ने बाहर जाना है और उसके लिए ग्राउंड तैयार है। आप अंदाजा लगा लेना कि 6 हफ्तों की जमानत है और जितनी इन्होंने तशवीशनाक सूरत हाल जेल के अंदर रहते हुए बनाई हुई थी कि भाई एंजाइना के अटैक्स रोजाना हो रहे हैं, इतनी खतरनाक सूरत हाल है उनकी, इलाज उनका अब तक शुरू नहीं हो सका। इलाज अगर है तो वो अब तीसरी ओपन हार्ट सर्जरी के ऊपर गौर किया जा रहा है कि भाई खतरा है, उनको जो खून की सप्लाई है वो मुतासर हो सकती है, इस तरह की बातें की जा रही हैं और इलाज अभी तक शुरू नहीं किया गया है। फिर वही बात आ जाती है ना, जो इनकी हिकमत अमली है वो बिल्कुल एक ओपन सीक्रेट की तरह है। काम बंदे से पूछ लें क्या चाह रहे हैं, लंदन जाना चाह रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं। खैर सारी सूरत हाल में हमारी दुआ वही है कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे और वो बल्कि अपने मुल्क में रहते हुए अपने अपनों के दरमियान में रहें और जो अवाम का लूटा गया पैसा कुछ बताएं भाई उसका भी क्या करना है। नाज़रीन, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। असद खरल साहब, बाबर साहब, बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।